अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। आज वजीर आजम खुद JIT के सामने पेश हुए, जहां उनसे 3 घंटे तक तफ्तीश जारी रही। जबकि बाहर आने पर वजीर आजम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं और मेरे पूरे खानदान ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है और हम इस अदालत में और JIT से सुर्खरू होंगे। इन पर और बाकी अहम इश्यूज़ पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप जो कुछ अरसे से इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए 3 बड़ी पार्टियां ये कर रहे -1 नहीं हो रहा एक्चुअली, माजरत मैं ये बात करने लगा हूं, लेकिन एक एनालिसिस में दे रहा हूं, असल में -3 है। ओके। यानी 3 बड़ी पार्टियों की जो क़यादतें हैं वो इस वक्त परेशान हैं। इस वक्त बाहर जो कैपिटल्स हैं और बाहर जो ममालिक हैं वहां पे पीपल्स पार्टी माइनस जरदारी साहब, मुस्लिम लीग नवाज माइनस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और MQM माइनस अल्ताफ हुसैन जो तकरीबन हो चुकी है। मैं हमेशा मैंने बात करता था -3, तो मैंने -3 को मैं नहीं बना रहा बैठ के हुकूमत यहाँ पे, ये मैंने -3 कहीं सुना है और ये मैंने बाहर सुना है। ये और चीजें ऐसी हो रही हैं। देखिए सब ये NRO की खबर, मैंने जो मर्जी आप मुझे कोई गालियां दें मीडिया में, जो मर्जी कहें, कोसें, बैन लगाएं, मैंने ब्रेक की थी जी, बिल्कुल NRO की, ठीक है, जनवरी 2000 में मैंने। और ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि -3 फॉर्मूला जो कि -4 भी हो सकता है। -4 वो कैसे डॉक्टर साहब? वो ऐसे कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू इमरान खान को नायल करार करवा दिया जाए दरमियान में। यानी ये पार्टियां जब खुद इनके हो रहे हो तो ये पता चला इमरान खान के खिलाफ भी फैसला आ गया। और यानी चीजें जो हैं वो ये इस तरह से बाहर कैपिटल्स में डिस्कस हो रही हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या आज यही हो रहा है? एक तो पहले मैं थोड़ी सी करेक्शन, वो हमारी प्रोडक्शन टीम ने 17 लिख दिया, वो 2016 का था पहला क्लिप जो था जी। अच्छा, दूसरी बात देखें, ये यानी बड़ी क़यादतें, बड़ी सियासी जो जमातें जो हैं वो उनके 2 बड़ी जमातों के कायदीन तो तकरीबन माइनस हैं, अगर आप देखा जाए तो मौजूद हैं भी, नहीं भी हैं, जो भी सिलसिला। और ये बाहर जो है ये मैंने बातें सुनी और मैंने उस वक्त आके कहा भी कि मैंने बाहर के कैपिटल्स में ये बातें और बाहर के डिप्लोमेट्स और इस्लामाबाद के वो सर्कल जो वेल इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं, डिप्लोमेटिक सर्कल्स, उनमें ये बातें हो रही हैं और 2 साल से हो रही हैं पिछले। और उसमें ये कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनके जो सरबराहान हैं वो ग्रेजुअली, अब देखिए ये जो पैनमा है, आज वज़ीर आज़म, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मंजरनामा क्या है, इसको मैं किस तरह से देख रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब की जो आज की तकरीर अगर आप सुने, वज़ीर आज़म साहब जो तशरीफ लाए बाहर, पहले तो वो तस्वीरें वगैरह जारी की गई वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म खड़े हैं, उनके साथ इरफान सिद्दीकी खड़े हैं, मशावरती इजलास हुआ जाने से पहले, वो ऐसी वो इरफान सिद्दीकी साहब खड़े हैं। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो माशाल्लाह बड़े ना खूबसूरत सा, उन्होंने काला कोट पहना हुआ है और मरीम नवाज साहिबा जो है वो भी जी वो भी मौजूद हैं और काफ़ी तब्दील नज़र आ रही है माशाल्लाह, अच्छी लग रही है मेरी बहन। और उसके बाद परवेज़ रशीद साहब खड़े हैं। मतलब है कि अगर मैं इस तस्वीर के एक हिस्से को लूं तो तकरीबन पूरा न्यूज़ लीग इसमें, अच्छा बहरहाल उसको छोड़ें आप। अच्छा, लेकिन ये है कि वो सब खड़े हैं और वो खुशी खुशी जो है वो वज़ीर आज़म साहब का कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंटली वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं वहाँ पे, और वज़ीर आज़म के ये साथी हैं, फैमिली हैं। बात यह है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने तकरीर लिखी और तकरीर लिख के वज़ीर आज़म साहब को कई दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने प्रैक्टिस भी की। वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए जो बता रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस के इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखा सारा, और ये सवालात के जवाब नहीं, सवालात तो पहले भेजे जा चुके थे ना, वो सवालात तो पता थे ना कि पैसा कहाँ का गल्फ की फैक्ट्री, वही सवाल है ना 11 सवाल। वो तो बच्चे को रट गए, बोल के गल्फ की फैक्ट्री कैसे बनी, पैसा बाहर कैसे गया, कतर से जद्दा कैसे, जद्दा से उधर कैसे गया, उधर से उधर कैसे हुआ, ये बयानात में तजाद क्यों, वही सवाल थे ना। सवाल तो जो है वो पर्चा तो बहुत पहले आउट हो चुका है, कोई नई बात तो होगी। नई बात तो ये होती है कि वो उनसे पूछते हैं कि सर आपने हमारे ऊपर दबाव क्यों डलवाया पिछले चंद दिनों में, वो बात तो JIT ने नहीं की। लेकिन असल बात है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ी अच्छी लिखी अपनी तरफ से, तय ये हुआ कि इससे हट के गालिबन कुछ नहीं बोला जाएगा, जो वज़ीर आज़म हाउस के जराए खबरें वज़ीर आज़म खुद बताता फिर। अब वो मसला ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब की जो तकरीर है
उस तकरीर में एक मुझे मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब की तकरीर जो उन्होंने वजीर आजम से करवाई है, तो एक मुझे वाकया याद आ गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वाकया सुना दूं। एक तालाब था और तालाब बहुत बड़ा तालाब और उसमें पानी भरा हुआ, और उस तालाब के आसपास लोग खड़े हुए अंदर मछलियां देख रहे हैं, वो देख रहे हैं नीचे, अच्छा ये कछुआ है, ये तैर रहा है, ये जानवर, वो एंजॉय कर रहे थे तालाब को। औरतें भी खड़ी हुई थी, आदमी भी खड़े हुए थे जी। तो एक खातून की गोद में से बच्चा गिर गया तालाब के अंदर, वो गहरा तालाब। अब लोगों ने चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, तो उसकी माँ भी चीख रही है, उसका लोग चीख रहे हैं बचाओ। तालाब इतना गहरा तालाब, अंदर कौन कूदे, बच्चे को निकाले, वो चीख रहे हैं लोग, मदद करो, लाइफ बोट ढूंढो, के कह रहे हैं रस्सी लाओ, के कह रहे हैं, एक हंगामा बपा हो गया। ये इरफान सिद्दीकी साहब ने जो तकरीर करवाई है वजीर आजम से, उससे मेरे जहन में आ रहा है। लोग शोर कर रहे हैं, बच्चे को निकालो, बच्चे को बचाओ बचाओ, कोई नहीं। अरे बड़े बड़े वहां पे सूरमा खड़े हैं, कोई अचानक जनाब वो पूरे हजूम को हटाता हुआ पीछे एक हमारे सरदार जी, एक सिख, वो आगे, मतलब वो ऐसे खड़े हुए, तो आगे आके खड़े हुए, उन्होंने देखा, अच्छा लोग सारे देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है। तो सरदार जी आगे खड़े हुए थे, आके उन्होंने दाएं बाएं यूं ऐसे देख रहे थे। अचानक सरदार जी ने छलांग मारी ऊपर से, ओ डाइव, वो सरदार जी नीचे तालाब में गए और सरदार जी ने बच्चे को, तालियां, लोगों का सांस रुक गया, ये क्या हो गया मंजर। लो, नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से इरफान सिद्दीकी साहब की ये मैं वाकया सुना रहा हूं। लोगों ने सांस रुक गए, लोगों के, सरदार जी ने छलांग मार दी है। अच्छा होए, सरदार जी ने बच्चा निकाला, सरदार जी बच्चा निकाल के, उनका सर पहले बच्चे का आया, फिर सरदार जी का आया, दोनों ने दाएं बाएं देखा, बच्चे ने भी परेशान होकर देखा, सरदार जी ने भी देखा, तालियां, अवाम खुश, सरदार जी को निकाला गया बाहर, लोग फूल फेंक रहे हैं, मार हो रही है बच्चे की, बच्चे को जी, सरदार जी को सर पे उठा लिया अवाम ने, सरदार जी जिंदाबाद, सरदार जी जिंदाबाद। नवाज शरीफ साहब, इरफान सिद्दीकी साहब की लिखी हुई तकरीर, उससे ही वाकया जी। सरदार जी जिंदाबाद, सरदार जी जिंदाबाद। सरदार जी ने जनाब कहा, अच्छा जबरदस्त, सरदार जी भी तारीफें भी लेते रहे। उसके बाद जब थोड़े से लोग इधर हुए, सरदार जी ने अपनी बीवी से आहिस्ता से पूछा, सारी बातें तो अपनी जगह, ये बताओ धक्का किसने दिया था। ये सब कुछ तो हो गया, मुझे धक्का किसने दिया था पानी में, पहले मुझे ये बताओ, बाकी मैं बातें। हाँ, उसने कहा हाँ शुक्रिया वक्रिया, अपने वो मसल दिखा रहे हैं। हाँ, आयशा से फिर अपनी बेगम से कहा कि धक्का किसने दिया था, मुझे ये चेक करो। तो बात ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो आज की तकरीर थी, जबरदस्त एक तकरीर थी, वाह वाह सुभान अल्लाह, मगर वो धक्का किसने दिया था, असल बात ये, वो धक्का इरफान सिद्दीकी साहब ने दिया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब ने अपने आप को बचाने के लिए जो वजीर आजम हाउस से आ रही हैं चीजें, वो ये आ रही है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने तकरीर लिख दी, तय ये हुआ। अब आप देखिए, दो बयान आ रहे बड़े मजे के, वजीर आजम हाउस के जराए क्या बता रहे हैं मीडिया को, कि तय ये हुआ था कि वजीर आजम लिखी हुई तकरीर जो कि इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखे, फिर आसिफ गिरमानी को दे दी, आसिफ गिरमानी ने उनको दे दी। तय ये हुआ था कि वजीर आजम लिखी हुई तकरीर से हटके कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर वजीर आजम ने बाद में उसमें कुछ अपनी तरफ से शामिल कर लिया। इरफान सिद्दीकी, वो जब से वो कठपुतलियों वाला चक्कर है, इरफान सिद्दीकी मेरी जान मुझे ना उठा के ले जाएं, मैं जो की तरफ इशारा था, कठपुतलियों जो देखिए, वो इतनी कमाल का धक्का दिया इरफान सिद्दीकी मोहतरम ने, वो धक्का लगाया है मियां साहब को वो तकरीर करवा के। ये इरफान सिद्दीकी दोस्त हमारे अकरम शेख, ये बड़े जबरदस्त, ये मतलब अल्लाह रसूल खुदा, ये मतलब ये जबरदस्त किस्म के कैरेक्टर्स हैं जो इरफान सिद्दीकी, उनमें नजम सेठी भी हैं, ये बड़े जबरदस्त एक गुलदस्ता है जो मियां साहब के इर्द गिर्द जमा है। अच्छा, अब उसमें मसला ये हुआ है, मतलब इसमें कुर्बानी, अल्लाह रसूल, जहाज, सलाउद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहिर, ये सारे कैरेक्टर जो कहानी जो बनाते हैं ना, उसमें बहुत उसमें, और जहां पर कहीं वो अमेरिका को सुनाना हो तो फिर उसमें वॉर, सिविल, मिलिट्री, ये वो डाल देते हैं तड़का, इधर डालना हो तो इधर वो जो है वो शहाबुद्दीन बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक और सारे शहाबुद्दीन गौरी बारह। तो अब मसला ये है कि ये धक्का इनको लगा दिया इरफान सिद्दीकी साहब, बाद में ख्याल आया होगा कि यार ये तो होगी, ऐसा भी तो मैंने लिख के मैंने दिया था, तो वो अब वजाहत हो रही है कि वजीर आजम ने अपनी तरफ से भी शामिल कर लिया। तकरीर अजीब थी,
अभी तो मैं जरा बता दूं ना अंदर क्या हुआ। अंदर तो टोटल जबरदस्त हुआ ना जेआईटी के अंदर। तो पेपर मिल्स के रैकेट पर भी मैं बता दूं, मैं बड़ी दो चार मजेदार बातें बताता हूँ। मियां साहब की तकरीर का सबसे अच्छा हिस्सा क्या था, अजीब व गरीब हिस्सा, वो ये था कि मेरी पैदाइश से पहले से मेरा एहतसाब शुरू हो गया जी। अच्छा, ये अगर तो टाइपिंग एरर है, अगर तो लिखने में गलती हो गई है तो फिर तो ठीक है, वो ये कहना चाह रहे होंगे कि पैदाइश के फौरन बाद। लेकिन जो तकरीर में उन्होंने कह दिया वो ये कहा कि पैदाइश से अब ये मैं देखे ना, या तो मैं उलमाए दीन से रब्ता करूं अब इसमें, या मैं वो क्वांटम थ्योरी और मेटाफिजिक्स के लोगों से, या हिंदू मत या बुद्ध मत, मतलब ये पैदाइश से पहले कैसे ऐसा, मतलब मियां साहब आलम अरवाह में, यानी ये कैसे पैदाइश से पहले कैसे एहतसाब किसी को हो सकता है? भाई पैदाइश की बात तो समझ में आती है ना, मतलब बेगम साहिबा ने और मियां मोहम्मद शरीफ मरूम ने 2 धप्पे लगाए हों, वो तो समझ में आता है, सब बचपन से पैदा को पिटाई शुरू कर दी, ये समझ में आता है। पैदा होने से पहले कैसे एहतसाब शुरू हो गया? मतलब कहीं कहकशाओं में एक नूर की शक्ल में थी मियां साहब, कोई धुआं था, कोई गैस थी, वहां पर एक जेआईटी बैठी हुई थी, वो भी जिन्नात थे, वो भी रूहें थी, क्या था वहां? कैसे वो किस जहां में कहकशां में कहां मियां साहब पैदाइश से पहले थे? मतलब ये बड़े, ये इस पे मैं बाद में, इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूं प्रॉपर, और ये मैं बताऊंगा पूछ के। मैं देखे ना, मेरा तो इल्म यहां खत्म हो गया, क्वांटम फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, उल्मा, बुद्ध मत क्या कहता है, पैदाइश से पहले कैसे एहतसाब हो सकता है? वो कह रहे हैं 1936 में मेरी पैदाइश से पहले मेरा एहतसाब शुरू हो गया था। यानी उधर कोई जिन्नात, कोई रूहें थी, उधर जेआईटी की शक्ल में, वो उधर भी जेआईटी थी ना, एहतसाब तो उधर जेआईटी, उधर कौन पैदा होने से पहले? तो ये एक सवाल है। अच्छा, ये अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने लिख के दिया है तो इसमें भी कोई रूहानियत वो है ना। इरफान सिद्दीकी साहब उसी की ड्रामेबाज किस्म की कहानियां लिखते हैं ना ये मोहम्मद, वो, लेकिन उसमें इसमें ये कहां से लिख दिया? तो ये हो सकता है ये भी टाइपिंग एरर हो, इरफान सिद्दीकी जान छुड़ाएं, या वो कोई ऐसी महबूबुल फितरत, मैंने कहा ना, ऐसा मियां साहब के पैदाइश से पहले मेरा एहतसाब शुरू हो गया था। बाकी मियां साहब का मसला जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे, ये जो -3 वाली बात थी, ये तो बहुत अरसे से मियां साहब को भी इल्म होगा, डिप्लोमेट से नहीं मिलते मियां साहब को नहीं पता, खुद मियां साहब ने सियासत सारी जिंदगी की है। मसला ये है कि 3 तरीके हो सकते हैं ना, या तो आप सियासी तौर पर गाजी बन जाए, सियासी तौर पर जीत फतह याब हो, या सियासी तौर पे शहीद हो जाए। एक कोई तीसरा रास्ता होता है ना, जबरदस्त ठुस हो गया बीच में, मतलब ये ठुस वाला फेज भी तो होता है ना, मतलब एक ऐसे ही बीच में इधर से आगे जबरदस्त हो गया बीच में, जबरदस्त ऐसे होता है ना, बंदा बीच में ना शहीद बना है ना तो गाजी हुआ है। अब मसला ये है कि सुबह मियां साहब एक इजलास कर रहे हैं, इजलास करने के बाद वो मुझे समझ में आया है, कठपुतलियां बैठी हुई हैं सामने, ये कठपुतलियां सारी, ये सारी कठपुतलियां हैं, ये हैं मुझे मैं जो समझ सकता हूं ना। देखिए ना, अदालत को वो, अच्छा वो कुछ कहना चाहते थे, वो मियां साहब ने ये भी कहा, देना चाह रहे, नहीं मियां साहब ने कहा मैं कुछ बताना चाहता हूं। अच्छा, वो गाना जेन में आ गया। मियां साहब को गानों का बड़ा शौक है, मियां साहब गानों का बड़ा शौक है, मियां साहब टेलीफोन करके बाकायदा गाने वाने सुनाते रहे, गाने माने सूफुल। तो मियां साहब की तकरीर का वो हिस्सा भी होना चाहिए था कि वो कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, वो उस टाइप का कोई गाना उनकी तकरीर में डाल देते। इरफान सिद्दीकी क्या था, वो अगर उन्होंने डाला। ये जो कठपुतलियां बैठी हुई हैं सुबह, या तो मियां साहब ने इनको कठपुतलियां कहा, मगर ये कठपुतलियां तो नहीं है, ये तो सारे दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, इसमें गवर्नर सिंध भी हैं, आज गवर्नर सिंध की ज़ियारत पे बैठे हैं, वो भी बैठे हुए सारे, वो सब बैठे हुए सारे, और मियां साहब उनको बता रहे हैं कि मैं जो वजीर आजम हाउस से खबरें खुद लीक करवाए, फवाद भी तो किसी दिन के लिए रखा हुआ है ना। अच्छा, वो खबरें क्या लीक हो रही हैं कि मियां साहब ने कहा कि मैं जो कर सकता था मुल्क के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, वो मैंने किया। कर सकता था, और यह खुदा का वास्ता था कहां भी तो हैं, अभी मियां साहब हैं, यानी इतनी गलत वहां से ये, यानी अभी से मियां साहब को वो थे बना दिया उन्होंने। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन देखे ना, जैसे वो आगे गी करता है ना इसाकदार, मुल्क आगे जाएगा, ये था थी में डाल दिया इन्होंने। ये राग दरबारी जो है ना, ये कभी मुल्क जाएगा, मुल्क जाए तरक्की होगी, वो उधर से गागी में लगा दिए राग दरबारी इसाकदार, और ये जो है, ये जो दरबार है, इसमें था थी में लगा दिए मियां साहब को। मियां साहब थे, मियां साहब सोचते थे, ओ भाई मियां साहब सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, सोचेंगे। अजीब बयानात। मियां साहब ने कहा मैं जो कर सकता था मुल्क के लिए मैंने किया। मियां साहब, मैं आइन के लिए जो कर सकता था मैंने किया, जमहूरियत में था मैंने की। नहीं, क्या हिस्ट्री अभी से बना दी है मियां साहब को? तो ये वजीर आजम हाउस को खुदा का वास्ता
जरा संभलें, इससे पहले कि बिल्कुल ही अभी तो जबरदूज में है थोड़ा सा टाइम, तो उससे पहले जरा संभल जाए और इस तरह बातें ना करें। और हम देखें, और मियाँ साहब ने ये बात अच्छी की, जो हमारा भी ख्याल था कि मियाँ साहब के यहाँ पर अच्छे पुराने मुस्लिम लीग के लोग बैठे हैं, लेकिन ये है कि जिस तरह निसार साहब नजर आ रहे हैं, खुरम दस्तगीर साहब नजर आ रहे हैं, सेंस पुराने लोग हैं सारे। और ये कठपुतली मैंने वैसे ही मैं एक लाइटर नोट पे कहा, बड़े सेंसिबल लोग हैं, चंद कठपुतलियां हैं इसमें, लेकिन अच्छे पुराने वुज़रा, पुराने इनके बुरे वक्त के दोस्त और असल अच्छे मुस्लिम लीग सारे बैठे हैं। मगर सब बात ये कि मियाँ साहब वहां बात क्या कर रहे हैं भाई, मियाँ साहब और वहां पर ब्यूरोक्रेट्स क्या सोच रहे हैं? इसमें से कितने लोग ऐसे हैं, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि मियाँ साहब का 2006 से पहले फ्लैट्स नहीं थे लंदन के? इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको नहीं पता कि पेपर टेम्पर हुए हैं कि नहीं हुए, दस्तावेजात तब्दील हुई है कि नहीं हुई? इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि नहीं हुई? लेकिन इशू मजलूमियत का नहीं है। मजलूमियत तो वो तो शक्ल से तो देखे ना, शक्ल से मैं भी मासूम लगता हूँ, शक्ल का क्या है? बात यह है कि वो इशू ये है कि मियाँ साहब ने क्या किया है। सवाल ये है, सवाल का जवाब अपनी जगह रह गया। अच्छा, कठपुतलियां, मजलूमियत, रोना धोना, अच्छा अब वो सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारे वो लोग हैं जो मियाँ साहब अभी तक बात नहीं समझ रहे। पैनामा लीक्स बाहर की दुनिया ने लीक्स किए हैं, बाहर की दुनिया है, और उसमें मियाँ साहब की वो प्रॉपर्टी, मियाँ साहब की बेशुमार प्रॉपर्टी है पूरी दुनिया में, मियाँ साहब का बहुत कुछ है, मगर वो प्रॉपर्टियां जिनका आवाम को पता है, वो प्रॉपर्टियां लीक हुई हैं पैनामा से। कौन सी कुव्वतें? और इमरान खान जाहिर है, इमरान खान ने तो नहीं लीक की, इमरान खान ने तो पैनामा लीक्स नहीं की, या किसी और ने, एस्टेब्लिशमेंट ने या अदालत ने, किसी और ने तो उसको तो समझने में वो रात को आ रही थी जब लीक्स हो रही थी, तो हम तो कंप्यूटर खोल के देख रहे थे इतने बजे पाकिस्तान के ऊपर लीक्स आएंगी, दुनिया के सामने हुआ है सारा, लाइव टीवी चैनल दिखा रहे हैं सारा। तो ये तो वहां से पैनामा से उनकी लीक्स। अब मामला ये है, और सहाफियों की तंजीम, उसमें सारे बेहतरीन सहाफी पूरी दुनिया के, तो ये कठपुतलियां कौन सी हैं, ये क्या किस्सा है? अब सवाल ये है कि इस मरहले पे आ रहे हैं इसहाक डार साहब। जी, इसहाक डार, मैं आपको देखें, इसहाक डार साहब पहले ही इसहाक डार साहब एक पैगाम भेज चुके हैं इस दौरान कि वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। नरम मैसेज, यानी वो अपने पुराने वाले बयान, वो तो मतलब है कि वो सरेंडर कर चुके हैं। और देखें, इसहाक डार साहब हो या मियाँ साहब की फैमिली हो, अब देखें ना, राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं बार बार, शहबाज शरीफ को बुलाओ, वो बार बार कह रहे हैं शहबाज शरीफ को बुलाओ, मतलब वो हमारे भाई राना सनाउल्लाह कह रहे हैं शहबाज शरीफ को बुलाओ, शहबाज शरीफ को बुला लियो, कह रहे हैं वो उसकी बात किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी शहबाज शरीफ। उनके ये ज़हन में है, क्योंकि राना सनाउल्लाह डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, शहबाज शरीफ साहब को नहीं करते, वो जिसकी वजह से आपने देखा होगा सिर्फ एक ही वजीर एक्टिव हैं, वो बहुत मीडिया में नजर आते हैं, वो राना सनाउल्लाह है, बाकी भी तो वजीर है ना, बाकी वजीरों को हैसियत, ये डायरेक्ट। तो इन्होंने एक तरह से वो कि शहबाज शरीफ को क्यों नहीं करे, शहबाज शरीफ को बुलाएं, शहबाज शरीफ को बुलाएं, शहबाज शरीफ पेश होंगे जी हफ्ते के दिन। इनमें से अक्सर आदमी कोई बात नहीं, जवाब नहीं दे रहा सवालों का, और वो एक तरह से रूडली, हमें नहीं पता, लेकिन JIT अपना काम बिल्कुल ठंडे अंदाज में, बिल्कुल ठंडा आराम सुकून से क्या आप जवाब दे दें। अब वो कतरी शहजादे से मिलेंगे अगर जाके, कतरी शहजादा ताउन करें, कहते हैं इत्माम हुज्जत, यानी हमें कोई ये ना कहे कि हमने इससे ये सवाल नहीं पूछे, हमने इससे भी पूछे, इससे भी पूछे, इससे भी पूछे, इसने रोड़े अटकाए, इसने धमकियां दी, इसने गालियां दी, इसने लालच दिया, हम बिल्कुल अपना काम करें। इसहाक डार साहब मैसेज भेज चुके हैं, ठीक है, और भी शख्सियत मैसेज भेज चुकी हैं, और मतलब है कि वो मियाँ साहब के सामने आके जो भी कहें, वो उनको पता है कि हमने अब ना हमारी जिंदगियां हैं इतनी, और ना बच्चों की, कि अब हम वो अटक जेल और मटक जेल में जाके जो है वो जेलें काटें और रेड वारंट निकलें पीछे, और ये FIR करें जो कि कट रही है ना। देखें मियाँ साहब, अब ब्रेक लें, मसला एग्जिट का है, मसला ये है कि एग्जिट नहीं है, NRO नहीं हो रहा ना, NRO नहीं हो सकता। तो अगर मियाँ साहब असेंबली तोड़ दें, मियाँ साहब रिजाइन कर दें, कुछ भी कर दें, अब वो फार्मूला चला गया कि अपनी जगह किसी और को बनाएंगे, तो वो सबसे पहले फारूक लगारी वाला खेल जाएगा। मियाँ साहब को बताया जरदारी साहब लिमिटेड ऑप्शंस, आप ब्रेक उसके बाद बात करूंगा, और ये ऑप्शन है क्या मियाँ साहब अब असेंबली तोड़ सकते हैं, क्या मियाँ साहब अब किसी और को अपनी जगह बना सकते हैं। अब वो वक्त गुजर गया, ये 6 महीने पुरानी बातें थी, अब क्या ऑप्शन है। अब
नाज़रीन, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे कि आज वज़ीर आज़म JIT के सामने पेश हुए। हफ्ते के दिन शहबाज शरीफ साहब पेश होने जा रहे हैं और जल्द इसहाक डार साहब भी पेश हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं और आज JIT की तफ्तीश में क्या हुआ, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, तफ्तीश के बाद जो वज़ीर आज़म ने तकरीर की उस वक्त वो घबराए हुए लग रहे थे और उन्होंने सवालात के जवाब भी नहीं दिए। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत कुछ है। वज़ीर आज़म गुस्से में है, शदीद गुस्से में। और मैंने ये बात बहुत पहले कही थी, पता नहीं उसका क्लिप नहीं चला सकूंगा, कल वल मैं दोबारा चलाऊंगा कि वो लम्हा कौन सा आएगा जब मियां नवाज शरीफ अपना टेम्पर लूज करेंगे, यानी अपने आसाब यानी वो करेंगे, यानी जरदारी साहब का ईंटों से ईंटों वाला खिताब, या वो MQM के बानी अल्ताफ हुसैन साहब की जो स्पीच थी 22 की, उससे पहले, यानी वो कौन सा लम्हा होगा जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस दर्जा हरारत उनका, वो यानी जो गुस्सा है उनका, वो उस हद तक होगा कि वो फिर उसके बाद बस्ट आउट होंगे, फटेंगे, वो बोलेंगे जी। अच्छा, आज वो तकरीबन अब वो उस जगह पे आ चुके हैं जहां किसी भी वक्त वो कोई बात करेंगे, उन्हें करनी चाहिए, वो बताएं वो क्या। जैसे आज उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं और आपके पास भी सवाल आते हैं, मेरे पास भी जवाब आते हैं बहुत सारे, उनको वो कहें, वो बताएं, ठीक है, वो बताएं ताकि हमें पता चले कि क्या है। अगर कोई कठपुतलियों की ऐसी फैक्ट्री है जो हमें नहीं पता, तो वो बतौर वजीर आजम उसको बंद करवा दें जी। कोई SCCP के जफर इजाजी को कॉल करें, जफर इजाजी फोन करे, वो अली अजीम को फैक्ट्री बंद करा दे। देखो ना, फैक्ट्री है, कोई ऑफशोर अकाउंट कंपनी है, उसको कौन सी कठपुतलियों की फैक्ट्री है उसको बंद कराना मेरा काम नहीं है, वजीर आजम का काम है। वजीर आजम उसकी फैक्ट्रियों बंद करवा दें, सील करवा दें, ताले लगवा दें, छापा पड़वा दें। लेकिन वजीर आजम उस जगह जा रहे हैं जहां पर वो बोलेंगे। अब सवाल यह है कि क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? अदालत को बोलेंगे। अदालत को तो पहले वो अदालत को बात करेंगे, तो अदालत तो पहले ही एक तरह से जो है वो अपनी जगह अदालत खड़ी है, अदालत को बोलेंगे तो नाअहलियत है। और वो नाअहलियत अगर नहीं बोलते तो भी नाअहलियत उनको नजर आ रही है। इस फैसले के नतीजे में नाअहलियत वजीर आजम नाअहलियत की तरफ देख रहे हैं ना अपने आप को जाता हुआ, ठीक है ना। ये -2 तो तकरीबन हो गया, -2.5 यानी अंडर प्रोसेस है ना, -3 जो है, -3 अंडर प्रोसेस चल रहा है, 2.5 से आगे बढ़ चुका है। अच्छा, बहरहाल अब मियां साहब जिस वक्त वो लम्हा कौन सा होगा जब मियां साहब बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? देखे ना, जनरल बाजवा के साथ तो सऊदी अरब गए, जनरल बाजवा तो अभी आए हैं भाई, क्या आप जनरल बाजवा क्या कहेंगे? जनरल बाजवा एक्सटेंशन जा रहे हैं, हंसेंगे लोग तमाशा, मतलब क्या कौन है पीछे, कौन है? मतलब कोई आपके पीछे लगा हुआ है, मतलब आपकी पैदाइश से पहले से कोई आलमे पता नहीं कहां से आपके पीछे लगा हो, कौन मखलूक है वो अल्लाह ताला के बनाई हुई कौन सी मखलूक है इस कायनात की जो 1936 से पहले से आपके पीछे लगी हुई है? और हमें बताया जाए ताकि, और इरफान सिद्दीकी साहब हमें बताएं, कोई हमें बताए कौन सी मखलूक है, जिन है, शैतान है, मतलब कौन है वो मखलूक, माफूक और फितरत मखलूक कौन सी? और वो वहां पर भी कोई JIT थी, वो कौन सी JIT थी जो पैदाइश से पहले उनको बिठा के दुनिया में आने से पहले वो जिस शक्ल में भी थे मियां साहब, गैस या नूर या धुआं या जो भी शक्ल थी कायनात में, वो वहां पर उनकी JIT हो रही थी, वो बताया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ताकि समझ में आए कुछ। मियां साहब गुस्से में, मियां साहब शदीद गुस्से में, यानी आज मियां साहब जो हैं वो गुस्से में, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा। पीछे हुसैन नवाज भी गुस्से में। हुसैन नवाज साहब देखें, अब उनके आहिस्ता आहिस्ता हुसैन नवाज साहब की मासूमियत आहिस्ता आहिस्ता गौर से देखें, हुसैन नवाज साहब की जो मासूमियत सी थी वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मासूमियत जो है वो एक उसमें वो आ रहा है ना, बॉस, ठीक है ना, बॉस का बेटा। वो देखें आप हुसैन नवाज साहब की शक्ल में मासूमियत आई थी, गुस्सा, टेंशन भाई हमारे और हमजा बहुत इज्जत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब वो गुस्सा हमजा शहबाज साहब तो नहीं, हमजा शहबाज नहीं है ज्यादा गुस्से में, हमजा शहबाज ऐसे खड़े हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब का देखे ना, वो राना सनाउल्लाह ने खींच लिया ना, वो धक्का किसने दिया था, वही वाली बात है ना, पीछे किसने धक्का, उसने उसको धक्का दिया, उसने उसको धक्का दिया, दौड़ा पड़ के आके में से पूछ रहा है कि क्या हुआ था। मसला ये है कि हमजा शहबाज तो किससे ही नहीं था, वो तो राना सनाउल्लाह, और उन्होंने राना पब्लिक डिमांड में राना सनाउल्लाह की बात सुन ली JIT, उनको भी बुला लिया। अच्छा, कैप्टन सफदर को बुला लिया। अब सवाल ये कि कैप्टन सफदर के भी देखिए, कैप्टन सफदर हमारे भाई जी,
कैप्टन सफदर को तो बेचारों को पूछा ही नहीं था इन्होंने। यानी जब मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा आज से 2-3 साल पहले लंदन में गई और लंदन जाके नादरा के दफ्तर में उन्होंने जाके अप्लाई किया कि मेरा नाम बदल दिया जाए, मेरा नाम मरियम सफदर से मरियम नवाज कर दिया जाए, बाकायदा ये नादरा में चेंज हुआ ना। तो अब उसका मकसद जो था वो यही था कि जैसे बिलावल भुट्टो हैं, जैसे बख्तावर भुट्टो हैं, वो हो सकती हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती जी, या जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा थी तो वो हो सकती है, तो इन्होंने मेरा नाम बदलवा लिया, सफदर साहब का नाम ही निकाल लिया बीच में। अच्छा, सफदर साहब के फिर मत्थे लग गए वो फवाद फवाद, कैप्टन सफदर साहब पूछे किसी ने, अब कैप्टन सफदर साहब को बुला लिया जीआईटी ने। अब कैप्टन सफदर साहब को बुला के तो कह रहे नहीं आप कितने अच्छे हो, असल में आप ही आप हो, आप बताओ ना आप किसको हटाएं। अच्छा वो कहेगा फवाद खान। ये जो कैप्टन सफदर जो है वो उनको जो है वो प्रॉब्लम्स आई हैं वहां पे। वो वजीर आजम हाउस के अंदर कैप्टन सफदर साहब को ये ब्यूरोक्रेटिक जो भी माफिया बनी हुई थी इन्होंने कैप्टन, देखिए ना कैप्टन सफदर साहब आके बात करेंगे। अच्छा, और कैप्टन सफदर साहब जो भी हैं मियां साहब के करीब हैं और एक मुस्लिम लीग के लीडर हैं, यानी जेन्युइनली इससे हटके के वो जो है उनकी बात वजीर आजम हाउस में फवाद हसन फवाद साहब उनके साथ क्या करते रहे। कैप्टन सफदर साहब एक मुंतखब लीडर हैं। सवाल यह है कि मियां साहब क्या करेंगे। मियां साहब तसादुम का सोच रही हैं, ठीक है। मियां साहब तसादुम का की बात उन्होंने कहा ना कि एक जीआईटी जो है वो अवाम की जीआईटी भी, 20 करोड़ अवाम की भी जीआईटी, यानी मियां साहब के जहन में यही है कि मैं मेरे लिए लोग निकलेंगे और मियां साहब के लिए लोग, मियां साहब एक पॉपुलर लीडर, ये जहन में रहे मियां साहब एक मकबूल लीडर हैं, मियां साहब के साथ एमएनएज हैं, मियां साहब के साथ उनकी पार्टी के मियां साहब जो हैं वो चाहेंगे कि लड़ाई हो, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा, वो कहेंगे मैं, आज तो खैर इशारा भी दे रहे हैं ना वो कि 20 करोड़ की भी जीआईटी है और मतलब वो तसादुम की तरफ वो जाएंगे, उनका जहन, और उनको कहा जा रहा है मियां साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या वो जा सकेंगे ये उससे पहले वो देखे ना, वो तो आज उन्होंने बात कर दी, अब उससे पहले वो क्या कहेंगे, कठपुतलियां कौन सी हैं उनके पार्टी के लोगों को आ जाएगा टीवी पे, चैनल्स पे जाओ बैठो, कठपुतलियों की तारीफ करो, कठपुतलियों की फैक्ट्रियां बताओ। अच्छा, अदालत खामोशी के साथ अपना काम करी, इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को बिल्कुल दूर करके, होता ना कि मैंने कहा था आग का खेल है वो दूर हो गए हैं कि इसको इसके पास भी ना जाओ, इसको दूर रहो, दूर के हमें पता चला कि पता नहीं हमें कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, दूर दूर दूर। वो मिलते भी हैं तो अफगानिस्तान इधर उधर फाटा बात करके वो इनसे दूर हो जाते हैं कि हमें ना खींच लें बीच में, इन्हें कोई पता नहीं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये पैनमा लीग, ये जो हुदैबिया पेपर मिल भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, ये कागज भी होते, मतलब वो मियां साहब कुछ भी, ठीक है ना, इस मामले में कुछ भी, ये जो, और मैं मियां साहब की बात नहीं कर रहा, ये एक पूरा निजाम है, एक पूरा सिस्टम है जो कि आपस में एक दूसरे को कांधा देते देते चल रहा था बरसा बरस से। तू मुझे हाथ नहीं लगाना यार, मेरा भाई तेरी पार्टी में, यार तू समझा कर ये मेरा ब्यूरोक्रेट है, ये मेरा जगह बैठा है, वो जगह बैठा है, वो फलाना। ये एक बदमाशिया का निजाम, इसको ये जबरदस्त हो रहा है, ये जबरदस्त हो रहा है, ये और इन्हें हम कानून के आगे पेश हो गए, हम ये ड्रामेबाजी हैं, ये ड्रामा पेश हो गए, समझ करके बुलाया, और ना जाते तो आप बुला लेते, वो ऑर्डर करते, आपको नाइल करार देते। देखे ना यूसुफ गिलानी, 1 सेकंड के अंदर सजा हुई, 30 सेकंड की, वो नाइल हो गए, बाहर निकले, झंडा नहीं था गाड़ी पे। तो ये सारे जो है ना, ये होगा पीछे, वो होगा पीछे। और आप मियां साहब एक गुजारिश, आप 12 अक्टूबर को हाई मॉरल ग्राउंड पे 2/3 अक्सरियत के साथ थे आप, उसके बावजूद लोग सड़कों में मिठाइयां बांट रहे थे। नहीं, अब कैसे, कौन आपको मैंने कहा ना, आखिर में सिख ये सोच रहा होगा कि मुझे धक्का किसने दिया था। बात यह है कि आप ये जहन में लेकर आए बात कि आपकी 2/3 अक्सरियत थी, आपके साथ अदालत थी जी, ठीक है, अदालतें आप, सदर आपका था, आर्मी चीफ आपने लगाया था, जनरल मुशर्रफ, सारा कुछ आपके, उसके बावजूद, और आप हाई मॉरल ग्राउंड पे थे, 2/3 करप्शन चार्जेस, ये वो उस वक्त ऐसा नहीं था कोई, और आप जबरदस्त हुए जब, तो उसके बाद जो है वो मिठाई बांटी लोगों ने। मुशर्रफ अच्छा था बुरा था उसको छोड़े, वो तारीख है, लेकिन आप हाई मॉरल ग्राउंड पे थे। अब इस वक्त करप्शन के चार्जेस हैं। अब मसला ये है कि आपके पीछे, आपके साथ उस वक्त लोग कितने निकले थे जो आज अब निकलेंगे। ये छोड़ दें आप ड्रामेबाजियां, वो पकड़ो मुझे पकड़ो वाला जो किस्सा होता है ना, ये जो बच्चे नहीं करते, खेल रहे होते हैं आपस में, मुझे रोको, मुझे जाना है, मुझे जाना है, साथ ही सारा पकड़ो ना, रोको ना यार, क्यों नहीं पे रोक रहे हो, पकड़ो ना। सपोर्ट की उनको एक्सपेक्टेशन है, वो नहीं हो, उस 12 अक्टूबर में थी, यहाँ कौन से होगी। और मेरे भाई तलाल चौधरी, देखें एक बात मैं आपको बताऊं, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, जितनी भी आप
तनकीद करें उन पे, ये पुरानी मुस्लिम लीग के नहीं है, लेकिन दिफा मीडिया में सबसे ज्यादा उन लोगों ने किया है। अभी ये मैं तारीफ कर रहा हूं, उन लोगों ने किया है जिन पे तनकीद करते हैं। लेकिन मैं दानियाल अजीज या तलाल चौधरी साहब या मोहम्मद जुबैर साहब की तारीफ भी करता हूं कि ये पुराने मुस्लिम लीग की नहीं है, फिर भी मीडिया में आकर डिफेंड किया, बड़ी बात है, बड़ी बात है। मरियम औरंगजेब साहबा ने, इन्होंने जहां तक डिफेंड कर सकते थे डिफेंड किया है। लेकिन सवाल यह है कि ये टैंकों के आगे लेटेंगे अगर खुदा ना खास, ये तुर्की का उर्दुगन वाला खेल है ये नहीं। देखे ना, कठपुतलियों की फैक्ट्रियां कौन सी हैं, ये अब दानियाल अजीज बताएंगे आके। यानी इससे ज्यादा एक कदम भी आगे गए तो इनको नहीं पता तलाल चौधरी को कि क्या होगा भाई इसके बाद कौन आसिफ किरमानी, तो कौन चौधरी निसार, तो कौन इसाक डार। आखिर में जब दबड़दूज होने का टाइम आता है भाई हमारे नियाल आजमी, अब बाद में जितना मर्जी पैसा दे दें उनको, उनकी ना सेनेट का इस्तीफा मंजूर हुआ है जी, सुने ना सेनेट का इस्तीफा मंजूर है, पार्टी से निकाल दिए गए, पार्टी से निकाल दिए गए तो सेनेट के मेंबर नहीं है वो। लेकिन तो ये ड्रामेबाजियां जो है ना, ये पूरा सिस्टम, ये पूरी बदमाशी का सिस्टम। अच्छा, अब रहमान मलिक साहब आएंगे, जरदारी साहब तो नहीं चाहते कि रहमान मलिक बयान दे, लेकिन जेडी ने बुला लिया, रहमान मलिक साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं 23 को आऊंगा। वो 23 पे आ गए, इतनी बड़ी फाइल लेके बैठे हुए हैं मुस्लिम लीग नून के लोग, जो कल भी कहा, वो तो इंतजार कर रहे हैं रहमान, क्योंकि रहमान मलिक साहब के पास जो बातें होंगी फिर वो कहेंगे अच्छा एक मिनट है, ये तो हो गए ना, ये ऑफशोर कंपनी है, अच्छा ये क्या था, फिर ये क्या था, फिर ये क्या था, फिर ये क्या था। तो ये मेरे ख्याल से आराम से सुकून से, एक तो मियां साहब जो हैं वो उनकी अगली तकरीर का इंतजार करें, अगर उन्होंने की जी, अगर उनको अक्लमंद कोई आदमी हो जो आज ऐसी तकरीर उनको ना दे लिख के कि 1936 मेरी पैदा होने से पहले मेरा इख्तिलाफ शुरू, तो मियां साहब खामोशी सकूत इख्तियार करें, जलसे में भी ना जाए, कहीं ना जाए, मुल्क से भी बाहर ना जाए। देखिए कतर वतर जा रही है ना जीआईटी की टीम, वो तो मैंने कहा हो जाओ, कतरी लेटर क्या वो कहेगा एक मिनट यार, तो सऊदी अरब गए थे, अभी तो सऊदी अरब गए, सऊदी ने कहा कि हमारे साथ खड़े हुए, कतर के साथ खड़े, वहां से वापस आ गए। अब कतर में जीआईटी की टीम जा रही है, कतर हो सकता है इनके खिलाफ भी बात करते हैं शेख के भाई उधर अंगमट्टा का उधर पैसा उधर से लेते हो, खत्म से लेते हो, ये क्या ड्रामेबाजी है। तो वो, लेकिन कैप्टन सफदर को बुलाया है, देखे ना, अब तो मरीम नवाज साहबा मेरा ख्याल है कि उनको भी बुलाया जाएगा, मरीम नवाज साहबा जी बिल्कुल, और ये आपस आप ब्रेक लें। और इसमें इमरान खान की नाअहलियत, वो जो मैंने बात की थी कि -4 की तरफ ये मामला जा सकता है, ये मामला -4 से आगे भी जा सकता है, ये -all की तरफ भी जा सकता है, मैंने पहले बात की थी। अब वक्फा लें, उसके बाद बात करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नाज़रीन वक्फे से आकर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस वक्त शदीद गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में, ये मामला तसादुम की तरफ जाएगा। मियां साहब मेरा ख्याल है, जितना मेरे इल्म में है और जितना वज़ीर आज़म हाउस का जो माहौल है, देखें दानियाल अजीज साहब बाहर आके जो बात कर रहे हैं वो मियां साहब बात कर रहे हैं, इनमें से जो आदमी जहां जहां बात कर रहा है वो या मरियम नवाज साहबा उनको बता रही हैं या मियां नवाज शरीफ बता रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब खुद ही बता रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब का आज जो था मामला, देखिए मैंने कल भी बात की थी और आज मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मुल्क का वजीर आजम, उसको बुलाया गया है, उसको समन बेच के बुलाया गया। ये कोई होता ना इंसाफ का बड़ा सर फखर से बुलंद, ऐसा कुछ भी नहीं है, करप्शन का मामला है। यानी सीधी सी मामला है कि मैंने दस्तावेजात दे दी, दस्तावेजात अगर आपने जीआईटी क्यों बैठी हुई है, यानी कौम सारी झक मार रही है बैठी हुई, यानी अजीब सी बात है ना, हमने सारे सबूत दे दिए, तो सबूत दे दिए तो जीआईटी किसने बैठी हुई है, वो जीआईटी कह रही है टेम्पर किए हैं हमने, पेपर नहीं है, कतरीकत किया है। लेकिन ना बात यह है कि फिर अदालत क्या बेंच क्यों बने हुए हैं, यानी पूरे मुल्क में, यानी फिर क्या है, मतलब ये लंदन के फ्लैट कोई आसमान से मनो सलवा उतरा है। देखिए ना, ये मतलब ये हुदैबिया पेपर मिल, ये दरख्तों से हो गए हैं पैसे, ये अरबों रुपया कहाँ, सवाल अपनी जगह है, वो सवाल कुछ और हैं। अगर दस्तावेजात दे दिए हैं, मनी ट्रेल दे दी है, तो फिर ये सारा ये क्या है, ये गोरख धंधा क्या है, जीआईटी के सामने क्यों गए आप जी? भाई आप कहते हैं कि तो सवाल तो हो चुके हैं सारे, कह रहे हैं हमारा इंतजाम हो चुका है। भाई इंतजाम हो चुका है तो फिर ये क्या है, ये क्या हो रहा है, फिर मैं शो क्यों कर रहा हूँ आज बैठ के इसके ऊपर? इसका मतलब है कि दबड़दूर चल रही है, वो कह रहे हैं हो चुका है, पैदा होने से पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो मतलब अच्छा, और फिर एक अवाम की जीआईटी है, एक कुदरत की जीआईटी है, मतलब रोने वाला जो ना आंसू आ रहे हैं पीछे, वो हुसैन नवाज ग्लासेस, ब्लैक ग्लासेस, आहिस्ता आहिस्ता वो मैन इन ब्लैक वाला स्टाइल शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि इससे मामला हल नहीं हो रहा। मियां साहब को ये समझ नहीं आ रहा कि उनको लाने वाली कुव्वतें जितनी थी बाहर की कुव्वतें,
ठीक है ना, वो बाहर की कुव्वतें भी उनका साथ छोड़ चुकी हैं। सऊदी अरब देखे ना, ये मियाँ साहब को ये हालात हो और मियाँ साहब सऊदी अरब से वापस आ जाएं और आगे आके इस मियाँ साहब गुस्से में, गुस्सा आ रहा है मियाँ साहब को, गुस्सा नहीं आना चाहिए। उन्होंने आप पे मेहरबानी की थी, आपको ले गए थे उठा के बिल क्लिंटन के कहने पे, ठीक है ना, आप शुक्रगुजार हो उनके। अब आपको गुस्सा चढ़ रहा है कि सऊदियों ने मुझे नहीं बचाया, कतरी मुझे सही तरह मामला नहीं कर रहे, अमरीकी मेरी हेल्प नहीं कर रहे। भाई आपको ये दूसरी दुनिया है, ये 2017 में आपको नहीं जो लाए थे वो नहीं आपको अब आपके साथ करे। अब आप आवाम को कहते 20 करोड़ आवाम लड़े आपके लिए, जैसे 12 अक्टूबर को लड़े थे। भाई अजीब सी ये मुल्क इस तरह से रियासत है। तो मियाँ साहब गुस्से में आ रहे हैं और मियाँ साहब को ये अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा है कि अब निकलने का रास्ता बंद हो चुका है। मुमकिन है मियाँ साहब रिजाइन करें, इस्तीफा देंगे, एक है ना, इस्तीफा दें, बीमार हों और कहें कि मैं चंद वजूहात की बुनियाद पे और कानून के सामने पेश करने के लिए एहसन इकबाल को बनाता हूँ, ये किसी चौधरी निसार को बनाता हूँ, शबाशी को बनाता हूँ। लेकिन उनको जरदारी साहब को जुमला याद आता है कि 1 मिनट याद रखना, फारूक लगारी मेरा भाई था, उसने मेरे साथ क्या किया था। फिर उनको जुमला याद आता है, साथ ही उनको याद आता है अच्छा ये चौधरी निसार, अच्छा ये शहबाज शरीफ, अच्छा ये, फिर वो मामला, क्योंकि JIT तो बैठी रहेगी ना। अगर मियाँ साहब इस्तीफा दे दें, कह रहे मैं इस्तीफा देता हूँ आज, JIT तो बैठी रहेगी, अदालत तो बैठी रहेगी। JIT से और अदालत से कैसे आप जुड़ेंगे? आप कहेंगे मैं इलेक्शन में जा रहा हूं, यानी ये तो उस वक्त ऑप्शन थे ना जब ये मामला नहीं था, जब वो पार्लियामेंट के अंदर TOR कमेटियों के इजलास हो रहे थे, उधर इमरान खान भी बैठे हुए थे, उधर पीपल्स पार्टी भी थी। उस वक्त आप ये तय करते मामला जमहूरी अंदाज में, आपने घास नहीं डाली पार्लियामेंट को। अब आपके साथ कोई पार्टी भी नहीं खड़ी हुई। मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी किधर गए हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब किधर हैं? असफंदियार वली साहब किधर हैं? वो सारी शख्सियात कहां हैं इस वक्त? देखें मियां साहब, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें से लोग कम होना शुरू हो जाएंगे। कितने कम लोग हैं? जो ख्वाजा आसिफ हमारे भाई, अच्छा ये भी मैंने सुना है कि JIT ने पहला सवाल ये सुना है जी, JIT ने पहला सवाल किया कि मिठाई क्यों बांटी थी यानी हम मिठाई क्यों बांटी थी, ये खजाएं कौन सी थी जो चली गई थी, यानी ये भी तो सवाल हुए होंगे ना भाई। हमारे यानी मियां साहब से पूछ सकते हैं ना वो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये मिठाइयां क्यों बांटी थी, किस चीज की मिठाइयां बांटी थी? मियां साहब सोच रहे हैं कि मिठाइयां क्यों बांटी थी। दूसरा सवाल, ये खजाएं कौन सी चली गई थी? खजाएं कौन सी चली गई थी, मरियम से पूछूंगा खजाएं कौन सी चली। यानी मियां साहब को के साथ अजीब मामला हो रहा है, और ये मामला ना इस्तीफे से मियां साहब का मसला हल होगा, ना किसी को बनाने से अपनी जगह हल होगा मसला, और मियां साहब के पास ऑप्शंस अब क्या हैं मुझे नहीं पता। तकरीर वो करेंगे, क्या करेंगे तकरीर? क्या ईंटों सीटें बजाएंगे? क्या करेंगे? लोगों को निकालेंगे अदालत के ऊपर? मियां साहब अब क्या करेंगे? मेरे ख्याल से मियां साहब को आज सारे दोस्त बैठे, अहबाब बैठे होंगे, वो मियां साहब को मशवरा कोई दें और रास्ता कोई निकालें। मतलब मियां साहब क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या चीफ जस्टिस से कहेंगे कि मुझे ये बंद कर दें JIT? क्या करेंगे? फौज को पैगाम भेजेंगे, फौज से कहेंगे मुझे करप्शन से बचा लो, यानी एक फंस गए ना, यानी इसको सबको खत्म कर दो, ये अदालत JIT खत्म कर दो। तो मियां साहब के मेरा ख्याल से एंजॉय करते हैं, देखते हैं क्या मियां साहब रास्ता निकालते हैं। सियासतदान है, मुझे वो सियासतदान है, 3 दफा रहे हैं, कैसे इससे निकलते हैं। कठपुतलियों की फैक्ट्रियां बंद करवाएं मियां साहब, ये है अब। और ये कि पैदाइश से पहले एहतसाब कैसा, 2 बातों में मेरी दिलचस्पी, इन 2 बातों में। बाकी तो ऑपरेशन जबरदस्त कामयाबी से जोरों शोर से जारी है और जारी रहेगा अगले चंद रोज तक। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तज्ज़िये के साथ। महर शेर की तरफ से खुदा हाफिज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।